टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है पोजीशन वेक्टर्स। मैंने आपको वैसे पहले बताया था, जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वेक्टर हमारे ओ लेवल्स में तो इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल्स के साथ साथ वेक्टर्स हमारा ए लेवल्स में भी आता है। एंड ए लेवल्स के साथ साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हो, आप ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, डिजाइनिंग में, इस तरह की कोई चीज़ में जा रहे हो, तो उन सबके अंदर, साइंसेस के अंदर आगे जाके वेक्टर्स आपका काम आता है बड़ा। उसके हिसाब से वेक्टर कंपेरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो काम है, हम वेक्टर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पोजीशन वेक्टर्स पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर्स पढ़ने के लिए छोटी मोटी मुझे आपको बेसिक भी साथ साथ करानी पड़ेगी। वो क्या है? अगर लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आता है ए, 2,5। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आता है ए, विच इज 2,5। एंड मेरे पास एक आता है कोऑर्डिनेट बी, विच इज 3,1। ए 2,5 है, एंड बी मेरे पास 3,1 है। ए 2,5 है एंड बी 3,1 है। तो मैं अगर बोलता हूं ए इज रिलेटिव टू ओ, अगर ए रिलेटिव टू ओ है, तो मेरे पास ये बन जाएगा कॉलम वेक्टर ओ ए, 2/5। क्या बन जाएगा मेरे पास? मैं यहाँ ऐसा ही लिख लेता हूं, ए इज रिलेटिव टू ओ। तो ये बन जाएगा कॉलम वेक्टर ओ ए। जब मैं कॉलम वेक्टर ओ ए बनाता हूं, जब मैं कॉलम वेक्टर ओ ए बनाता हूं, तो वेक्टर हमेशा वर्टिकल फॉर्म में लिखा आता है। तो ओ ए मेरे पास क्या बनेगा? 2/5। इसी तरह कोऑर्डिनेट भी व्हेन रिलेटिव टू ओ क्या बनेगा? ओ बी 3/1। ओ से लेके ए 2/5 है। अब हमने वेक्टर की प्रीवियस क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर ए से लेके बी स्मॉल ए के बराबर है, याद है मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर ए से लेके बी स्मॉल ए के बराबर है, अगर ए से लेके बी स्मॉल ए के बराबर है, तो इसी तरह जो बी ए होगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ए। दिस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ये नहीं कि वेक्टर उल्टा हो गया है, हम उल्टा चलते हुए जा रहे हैं। दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह अगर ये ए ओ बन जाता है, अगर ये ए ओ बन जाता है, तो मेरे पास कॉलम वेक्टर क्या बनेगा? -2/-5। मेहरबानी करके 2/5 मत बोलना, -2/-5 बोला जाता है। ठीक है भाई। अब एग्जामिनर आपको दो किस्म के सवाल देता है। पार्ट नंबर 1, कभी कभार क्वेश्चन में आता है फाइंड वेक्टर ए बी, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या होता है? फाइंड ए बी के साथ ये दो लाइनें बनी हुई आती है, 30 लाइंस, इनका नाम मॉड्यूलस है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड बड़ा साइंटिफिक सा नाम है, आसान और सादे अल्फाज में इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ए बी। पहला वाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी था, दूसरा वाला लेंथ ऑफ ए बी है। ठीक है भाई, पहला वाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दूसरा वाला लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, अगले वाले पार्ट में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली पूरा तमीज से सॉल्व करते हैं। किस तरह? मेरे पास कोऑर्डिनेट ए आ रहा है 2,5, एंड कोऑर्डिनेट बी मेरे पास आ रहा है 3,1। पेपर में याद रखो, जब पोजीशन वेक्टर्स का सवाल आता है, जब पोजीशन वेक्टर का सवाल आता है, मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं, एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लो। मुझे आसान लगता है इस तरह। मैं हमेशा क्या एडवाइस करता हूँ, एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लो। अब इसका देखो फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। दिस इज पॉइंट ओ, हम एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाएंगे। दिस इज पॉइंट ओ। जो पहली वाली लाइन जा रही है, दिस इज ओ ए, एंड जो दूसरी लाइन जा रही है, दैट इज ओ बी। ये वाला पार्ट ध्यान से सब सुनना, ठीक है?
सवाल में बोल रहा है पार्ट नंबर 1, फाइंड ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का मतलब क्या हुआ? मुझे ए से लेके बी तक निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ए से बी तक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रायंगल लॉ फॉलो करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं फॉलो करूंगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं? मुझे ए से बी पे आना है ना भाई? मुझे ए से बी में आना है, तो मैं करूंगा ए से ओ, देन ओ से बी। पहले मैं ए से ओ पे आता हूं, बाद में ओ से बी पे आ जाता हूं। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। हमें ए से बी तक जाना था। डायरेक्ट, याद है? याद, कल बताया था डायरेक्ट नहीं जाते हम हमेशा ऑल्टरनेट रास्ता निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ए से जाते हैं ओ पर, एंड उसके बाद हम जाते हैं ओ से लेके बी पर। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट ए गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए इज 2/5, एंड ए ओ क्या बनेगा? मैं नीचे लिख लेना, चलो। ओ ए मेरे पास क्या है? 2/5 है, तो ए ओ बनेगा -2 -5। इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन। ए ओ क्या बनेगा? -2/-5, विच मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ओ बी मेरे पास क्या है? 3/1। हमने जो भी वैल्यूज निकाली हैं, इसको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। पार्ट वन हम कर रहे हैं वापस। ए से लेके बी तक जाना है। क्या बनेगा? ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ मेरे पास बनता है, ओ ए से ओ मेरे पास बनता है -2/-5, एंड ओ से बी मेरे पास बनता है 3/1। तो फाइनल आंसर बनेगा 1/-4। दिस इज वेक्टर ए से बी। जो वेक्टर ए से बी वो कितना है? 1/-4। मूविंग फर्दर, कभी कभार सवाल में आता है फाइंड ए बी के साथ ये दो लाइनें बनी हुई आती हैं। इस दोनों लाइनों को हम क्या बुलाते हैं? मॉड्यूलस। इसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का फॉर्मूला है x² प्लस y²। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है? x² प्लस y²। ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला y होता है। तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा √। मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बनेगा? √17। जी भाई, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली चैट में लिखो, मुझे बताओ, ताकि मैं बीच में क्लास होकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई मसला नहीं है, ठीक है? इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन, दो चार सवाल इस तरह के मैं कराऊंगा, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ी इसी पे कमांड हो। फिर इवेंचुअली इंशाल्लाह अच्छा करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोल रहा है सवाल में, मेरे पास कोऑर्डिनेट सी है 4,5, एंड मेरे पास कोऑर्डिनेट डी है 2,3। एग्जामिनर बोलता है फाइंड डी सी, और एग्जामिनर बोलता है फाइंड डी सी का मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है भाई? डी से लेके सी का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। जी रेयान सलमान, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, डी से सी निकाल के दिखाओ मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं जब कभी पोजीशन वेक्टर का सवाल करता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं हमेशा क्या करता हूँ? मैं इमेजिनरी डायग्राम बनाता हूँ। जब कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो पोजीशन वेक्टर का सवाल है, और पोजीशन वेक्टर में हमेशा ओ बना हुआ आता है। दिस इज ओ से लेके सी, दिस इज ओ से लेके डी। अब कुछ स्कूल में जाहिर बात है, आप सब तो स्कूल गोइंग नहीं हो, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि अगर आपको डी से सी निकालना है,
अगर आपको डी से सी निकालना है। ओ सी माइनस ओ डी कर लो। कुछ स्कूल में इस तरह माइनस करके भी कराया जाता है, तो अलाउड है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ जो माइनस वाले स्कूल में तरीका मेथड सिखा रहे हैं वो तरीका भी एप्लीकेबल है। लेकिन फिलहाल जो मैं करा रहा हूँ मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ डी से लेके सी। मैं डी से लेके सी मांग रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से डी से लेके सी क्या बनेगा, याद रहे, मेरा प्रॉपर फोकस होता है ट्राइंगल लॉ के ऊपर। मैं उसी को कंसिडर करता हूँ। तो हम डी से लेके ओ पे आएंगे, प्लस ओ सी। अब जो बच्चे पूछेंगे यार सर हमारे स्कूल में दूसरा तरीका करा है, तो इसका ऑल्टरनेट तरीका स्कूल में ये होगा, ओ सी माइनस ओ डी। ठीक है ना। स्कूल जो डिफरेंट तरीका पढ़ाता है वही तरीका पढ़ाता है। ठीक है जी। मैंने क्या बताया कि मैं डी से लेके ओ पे आऊंगा, उसके बाद मैं ओ से लेके सी पे जाऊंगा। अब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सी है, इस कोऑर्डिनेट सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेट डी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मुझे डी ओ चाहिए था तो क्या बनेगा, -2 - 3। तो जो डी ओ है वो क्या बनता है, -2/-3। एंड जो ओ सी है 4/5। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो जो डी से लेके सी वाला वेक्टर है, दिस इज 2/2। अब एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। इस दोनों बार्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड का मेथड और टेक्निक क्या है, √x² + y²। पहले वाला x है, दूसरा वाला y है। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा √8। जी बच्चों यहाँ तक सही है भाई। ठीक है। अब मैंने आपको जो सवाल करा है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का बिल्कुल पहला वाला बेसिक वाला तरीका सिखाया है। अब डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी बना सकता है, थोड़ा इसका सवाल का लेवल भी बढ़ा सकता है। अब जो लेवल आपका बढ़ाना है, ये हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर का एक डिफरेंट वाला पार्ट, उसके ये वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है ये। देखो भाई, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे ध्यान देंगे। जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, पहले हम उस पर ध्यान देंगे। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं क्यू के ऊपर बार बना के दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकाल के दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है। तो क्यू पे ऊपर वाली वैल्यू क्यू वाई एक्स होती है, एंड नीचे वाली वैल्यू वाई होती है। तो मेरे पास फॉर्मूला इस तरह बनेगा, x² + y²। क्या बनेगा भाई, x² + y² -2 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4 + 81 इज √85। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चल अगले वाले पार्ट पे जाते हैं। 2p + q। अब ये वाले क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर मैं अंडरस्टैंड करूं, दिस इज बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये दीज आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स। तो अब सेकंड पार्ट में क्या आ गया मेरे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। तो कॉलम वेक्टर मेरे पास क्या है, 2p + q। p मेरे पास 4 - 3 है, एंड q मेरे पास -2/9 है। जब मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, याद रखना,
सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा। टू ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेगा एंड टू नीचे से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 8 - 6। टू ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करता है एंड टू नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करता है, तो ये बनेगा 8 - 6 प्लस -2/9। फाइनल आंसर में क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ऐड हो जाता है एंड नीचे वाला नीचे वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो मेरे वेक्टर का जो फाइनल आंसर है वो बनेगा 6/3। क्या बन रहा है भाई, 6/3। आप चाहो अपनी मर्जी से कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट नंबर 2, P - 2R। P - 2R क्या होता है भाई, P - 2R होता है। अब वैल्यू ऑफ P मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ P आ रही है 4/-3। और R की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/-2। अब सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि पहली ही फुर्सत में आप मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट भी ना खोलो। माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस को हम छेड़ेंगे नहीं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आसान तरीका बता रहा हूं, पहली फुर्सत में मल्टीप्लाई कराओ। अब अगले स्टेप में आप बेशक ब्रैकेट खोल लो, कोई बात नहीं। दिस इज P - 2R। ठीक है भाई। अच्छा, अब तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। तीसरे पार्ट में बोल रहा है, राइट डाउन 2 facts अबाउट द वेक्टर्स 2P + Q, P - 2R। हमें इन दो वेक्टर के बारे में कुछ सच्चाई बतानी है। हम इन दोनों दोनों के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने हैं। किसके, P - 2R एंड 2P + Q। ठीक है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट लिख दो, सच्चाई लिख दो, बात एक ही है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 क्या है मेरे पास, अगर आप ध्यान दो, ये है 2P + Q। ध्यान से देखना, इसका आंसर आ रहा है ये। दूसरा वाला है P - 2R, इसका आंसर आ रहा है ये। यहाँ लिख ले तो, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। P - 2R का आंसर है 2/1 एंड 2P + Q का आंसर है। अब आप ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं अगर P - 2R को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, अगर मैं P - 2R को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं है, अगर P - 2R को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो नीचे वाले के बराबर होगा। तो फैक्ट नंबर 1 मेरे पास क्या है, 3 टाइम्स ऑफ 2P - 2R इज इक्वल्स टू 2P + Q। मतलब अगर तुम लोग P - 2R को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या बन के आएगा, 2P + Q बन के आ जाएगा। दिस इज फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 और भी आसान है। पेपर में याद रखना, अभी हम स्टार्ट करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स वो वाले होते हैं जिसके आंसर्स मल्टीपल्स में हो। मतलब ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। जब वेक्टर्स मल्टीपल्स में आते हैं, जब कोई भी दो वेक्टर मल्टीपल में आते हैं, हाफ, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, दे आर ऑलवेज कॉल्ड पैरेलल। इसके बाद वाले सवाल में हम पैरेलल डिस्कस करेंगे। तो हम सवाल आ चुका तो हम देख लेते हैं साथ साथ। हम लिख सकते हैं
P minus 2R is parallel to 2P plus Q। ठीक है भाई। कोई भी वेक्टर अगर मल्टीपल में आता है, 2 गुना आ रहा है, 3 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, जब वेक्टर मल्टीपल्स में आते हैं दे आर ऑलवेज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो फैक्ट नंबर 1 में क्या है कि एक वेक्टर दूसरे का 3 टाइम्स है। फैक्ट नंबर 2 क्या है कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। ये हमारे पास दो फैक्ट बने हुए आ रहे हैं। इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता एडवांस क्वेश्चन। अब हम इस सवाल के अंदर कॉलम वेक्टर, मैग्नीट्यूड, ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अभी हम पैरेलल वेक्टर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे पैरेलल वेक्टर भी साथ साथ डिस्कस हो जाए। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, ये कोई भी सवाल खुद के बनाए हुए नहीं है, ये सब मैं पास पेपर यूज़ कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल के अंदर हम पास पेपर ही इस्तेमाल करें। क्योंकि बुक के बहुत सारे क्वेश्चन इरेलीवेंट है, खास फायदेमंद है नहीं, तो हम डायरेक्ट पास पेपर पे आ रहे हैं। समझो मैं पास पेपर की आसान आसान निकाल के दे रहा हूँ। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये चीज़ आती है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? दिस इज अ कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? ऊपर वाले की बात करो, दिस इज अ कोऑर्डिनेट, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? बिकॉज वो कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वेक्टर को कर रहा है। वेक्टर डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। पोजीशन वेक्टर ओ से लेके पी एन क्यू डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है ना? तो ऊपर वाला, अगर किसी के ध्यान में ये चीज़ आ रही है, इस वाली चीज़ को इग्नोर मार देना। कोऑर्डिनेट को इस तरह मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। चलिए भैया अगला वाला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए जी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पहला पार्ट बहुत आसान है। हमने एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। क्या किया था? क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हम यूज करेंगे √x² प्लस y²। एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 + 16 अपॉन 5 आ जाएगा। दिस इज पार्ट 1, बच्चों वाला पार्ट था। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड 2p - q। बेसिकली दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर। क्या बुलाते हैं इसको हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर। तो कह रहे हैं 2 × 1/-4 -q। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है, सबसे पहला मल्टीप्लाई करा दो, ब्रैकेट खोलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा एंड 2 -4 से मल्टीप्लाई करेगा। फाइनल आंसर होगा 2 + 3 माइनस माइनस प्लस एंड -8 - 4। तो मेरा आंसर बन जाएगा 5/-12। अब ये वाला मैंने सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर बताया है। ठीक है जी, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर बताया है। अब असल काम तो अभी हमारा बाकी है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या बोल रहा है? पी पी इज पैरेलल टू आर। क्या बोल रहा है भाई? पी इज पैरेलल टू आर। पैरेलल वेक्टर में याद रखना कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में y = kx। समझो मोरलेस वही चीज है। आपको क्या याद रखना है, आपको रट्टा क्या लगाना है? वो ये लगाना है कि जो चीज पैरेलल के बाद है दैट इज ऑलवेज k टाइम्स। जो चीज पैरेलल के बाद आती है
उसको हमेशा हम के टाइम्स कंसिडर करते हैं। तो P इज इक्वल्स टू के आर। याद रहेगा बच्चों, जो चीज पैरेलल के बाद है दैट इज ऑलवेज के टाइम्स। का मतलब क्या हुआ, वो हमेशा के से मल्टीप्लाई करेगी। अभी सॉल्व करने का तरीका बड़ा डिफरेंट सा होता है। ये बोल रहे P मेरे पास है 1/-4। P मेरे पास है 1/-4, एंड जो R है मेरे पास m/2। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पहले बताया था, वो क्या था, मल्टीप्लाई करने के वक्त ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है, एंड नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो मैं लिखता हूँ 1/-4 m/2। कैसे करेंगे, ऊपर वाले के साथ इक्वेट हो जाएगा, एंड नीचे वाला नीचे वाले के साथ इक्वेट हो जाएगा। ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। तो मैं राइट साइड को देख रहा हूँ, वो सॉल्व करना ज़्यादा मुझे आसान लग रहा है। सो द वैल्यू ऑफ के इज -2। मेरे पास जो के का आंसर आ रहा है दैट इज -2। इसी को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। -2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट पे आके क्या करेगा, डिवाइड। सो द वैल्यू ऑफ m इज गोइंग टू बी -1/2। क्वेश्चन को अगर हम रीड करते तो क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था। क्या बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। के तो हमने अभी शुगल मस्ती में निकाला है, असल रिक्वायरमेंट इसकी m थी, तो हमने के नहीं m निकाल लिया। चलो, अगर ये समझ में आ चुका है, अगर ये क्लियर है, तो इसी तरह के हम एक आध दो सवाल और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी बेसिक्स अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। एग्जाम्पल 5 है। पहले पार्ट ने बोला बहुत ही को बच्चों वाला पार्ट है। पहले पार्ट में बोला क्लियर कट ओ पी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, जो अब तक पढ़ते आए ना वही है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, ओ पी का क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, दैट इज √x² + y²। कैसे निकालते हैं, √x² + y²। अब मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू इज x एंड नीचे वाली वैल्यू इज y, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, -9 का स्क्वायर +40 का स्क्वायर, √-9 का स्क्वायर +40 का स्क्वायर, 81 + 1600। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 1681। दिस इज पार्ट नंबर 1, बच्चों वाला था, हाथ वाथ निपटा दिया। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड पी क्यू, मतलब P to Q, और आसान अल्फाज में P से लेके Q तक निकालना है। क्या निकालना है, P से लेके Q तक। इसको भी निकालने का तरीका सेम है, लेकिन मैंने क्या समझाया है, जब मेरे पास पोजीशन वेक्टर वाला सवाल हो तो हमेशा एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लो। अब जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ इमेजिनरी ट्रायंगल वाला, ये खाली ओ लेवल्स में नहीं है, ये एड मैथ में भी है, A2 में भी है। तो हमेशा बना लो इमेजिनरी ट्रायंगल, सवाल आसान हो जाता है, थोड़ी आपकी मुसीबत कम हो जाती है। बच्चों के जहन में वैसे ही वेक्टर को देख के एक फियर होता है, वो कम हो जाएगा। दिस इज ओ से लेके P, ओ से लेके P, एंड दिस इज ओ से लेके Q। तो मेरे पास ओ से लेके P है एंड ओ से लेके Q है। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई मुझे पी क्यू निकाल के दिखाओ।
क्या बोल रहे पी क्यू निकाल के दिखाओ। नाउ वी विल अप्लाई ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, पी से लेके ओ एंड ओ से लेके क्यू। तो पहले पी से ओ पे आएगा बंदा, बाद में ओ से क्यू पे जाएगा। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पी ओ मेरे पास कितना था, ओ से लेके पी में बस -9/40 था। तो पी ओ बन जाएगा, रिमेंबर डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, मतलब अंदर वाली साइन ऑपोजिट होती है। तो पी ओ बनेगा मेरे पास 9/-40। ओ क्यों बेचारा वैसा का वैसे ही है, उसके में कोई चेंजेस नहीं है। 3/-16। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम। पी से लेके क्यू बनेगा 12/-56। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक किसी को कोई मसला नहीं हो रहा। अगले पार्ट पे जाते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे करके बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल बढ़ा है, और इवेंचुअली हमें लेवल तो बढ़ाना है ना, एक ही सवाल में थोड़ी हम बैठे रहेंगे। अभी पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है, ए के पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है ए बी का मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए बी का मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको हाथ वर्ड निपटा दूंगा। -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ऊपर वाला एक्स होता है एंड नीचे वाला वाई होता है। तो -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 2 25, 89 289 हो जाएगा। ठीक है भाई, 64 प्लस 225 करेंगे तो बन जाएगा 8 289। मैंने डायरेक्ट करा है, विदाउट कैलकुलेटर करा है। अगर कोई गलती है तो प्लीज चेक कर लें। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आसान था, उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 अगर देखा जाए, ये है तो ट्राइंगल लॉ का सवाल, ये पोजीशन वेक्टर का सवाल है, लेकिन थोड़ा सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट है। जिस तरह आपके पास कोऑर्डिनेट ए है, मतलब ओ ए आपको मालूम है, आपको ए भी मालूम है, इस दफा ओ भी मिसिंग है। तो जब ये ओ वाले सवाल होते हैं तो मैं हमेशा सिखाता हूँ ड्रॉ अ इमेजिनरी ट्राइंगल। दिस इज ओ, इसको मैं ओ से लेके ए बुलाऊंगा, इसको मैं ओ से लेके बी बुलाऊंगा। एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट बी, तो उसका मतलब सबसे पहले हम ओ बी निकालेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट बी बनाएंगे। तो ओ बी निकालना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। ओ बी देखो, ये एक पिंक कलर की लाइन है। ओ बी किसके बराबर है, ओ से लेके ए एंड ए से लेके बी। ट्रायंगल लॉ बनेगा ना, मुझे ओ से बी तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ओ से ए, बाद में ए से बी। तो ऐसे लिखूंगा भाई, ओ बी इक्वल्स टू, ओ बी इक्वल्स टू ओ से ए प्लस ए से बी। अब ओ से लेके मैं ऊपर बना चुका हूं, ओ से लेके ए वॉज 10/1। जो ओ से लेके था वो कितना था, 10/1 था। एंड ए बी गिवन था हमें -8/15। ए बी कितना था हमारे पास, -8/15। तो हम ओ बी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2/16 बन जाएगा। अब देखा जाए तो मैंने ओ बी बनाया, मैंने कॉलम वेक्टर ओ बी बनाया, तो कोऑर्डिनेट बी क्या बनेगा,
2, 16। ये छोटा सा फर्क होता है बस, कि एक कॉलम वेक्टर में आंसर मांग रहा है या वेक्टर में आंसर मांग रहा है। सबको है वो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब दूसरा वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला, वो थोड़ा सा एडवांस है। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट सी इज 42/16। ये सब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, वरना उड़ जाएगा दिमाग से। और एक ये हेल्प दे रहा है, सी डी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। सी डी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। अब मैं इस हेल्प को प्रॉपरली नीचे कॉपी करता हूँ। अब जो चीजें गिवन है उनको हम यूज करने की कोशिश करेंगे। ओ से लेके सी कितना होता है? 42/16। एंड ए बी ऑलरेडी गिवन था सवाल में। ए से लेके बी वॉज -8/15। ए से लेके बी कितना है? -8/15। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए सी डी को तो मैं इग्नोर मारता हूं। ये बन रहा है मेरे पास -24/45। अब हम सी डी पे आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड कोऑर्डिनेट डी इन द वेक्टर ए डी तो बात की बात है, पहले कोऑर्डिनेट डी निकालना है। ठीक है, पहले बोल रहा है कोऑर्डिनेट डी निकालना है। अब मैं इमेजिनरी ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा राइट साइड पे। दिस इज ओ, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गया बेशक डायरेक्ट कर लेना, लेकिन मैं हमेशा ट्राइंगल लॉ के थ्रू करता हूं, मुझे आसान लगता है। सवाल में सी डी किसके बराबर है? सी डी इज एक्चुअली इक्वल्स टू सी से ओ प्लस ओ से डी। ऐसे ही है। सवाल में गौर से देखो, जो सी डी है वो सी से ओ से लेकर डी के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि इंसेट ऑफ सी डी, उसके बदले में ये कॉपी कर रहा हूं, सी से ओ से डी। ठीक है। अब इस सवाल में ओ से लेके डी तो मुझे नहीं मालूम। इस सवाल में ओ से लेके डी तो मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, मैं इसको इग्नोर करूंगा। मुझे मालूम क्या है? मेरे पास ओ सी है। और ओ सी को अगर मैं सी ओ बनाता हूं तो -42 -16। अब राइट नाउ मुझे ओडी की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा ब्रैकेट वहां चले जाएगा। -24/45 माइनस -42/-16। -24 + 42, 45 + 16। तो मेरे पास ओ डी बन रहा है 24, 34 और 16, 18। एंड दिस इज गोइंग टू बी 61। ये मैंने कोऑर्डिनेट ओडी का वेक्टर बनाया है, तो कोऑर्डिनेट डी मेरे पास बन जाएगा 8, 61। सबसे पहले पार्ट में एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड ए डी। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। मैं अभी भी ट्राइंगल लॉ प्रेफर करूंगा। ये ओ से लेके ए है, ये ओ से लेके डी है। एंड ए से डी पे जाने के लिए हम यूज करेंगे ए से ओ प्लस ओ से डी। ए से ओ बन जाएगा 10/1 था, तो -10 -1। ओ डी इज 18/16।
तो ए से लेके डी मेरे पास बनेगा 8/15। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और मैंने शायद गलत लिख दिया है। तो 61 - 60 ये होगा। ठीक है, अगला वाला। ए डी का मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 64 प्लस 3600, 3664। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, √3 664। चलो भाई, अब हमारा लेवल बढ़ाने का टाइम आ गया है। एक सवाल कोशिश करते हैं इससे भी थोड़ा हाई एंड क्वेश्चन हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, ताकि एटलीस्ट कुछ अच्छा मेन मुश्किल चीज़ बच्चा सीख के जाए। ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा ना, जो बुक बनी हुई है, दिस बुक इज़ फ्रॉम 1990 से लेके 2010 तक के क्वेश्चन इसके अंदर है। चलो भाई, जल्दी से इसको निपटाते हैं। पार्ट नंबर ए, पी क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ QR। पी क्यू एज इट इज कॉपी मारेंगे हम। जो पी क्यू है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ QR इज 1/2। सॉल्व करने के तरीका याद है, पहले बताया था। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ना खोलो। 3 1 3 2। मेरा फाइनल आंसर बनेगा -1/13। ठीक है भाई, -1/13 बनेगा मेरा पहला वाला आंसर। पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में बोल रहे हैं RS इज पैरेलल टू PQ। याद है मैंने बताया था, जो चीज पैरेलल के बाद आती है वो हमेशा K टाइम्स होता है। जो चीज पैरेलल के बाद है, दैट इज ऑलवेज K टाइम्स। तो RS आ रहा है H/10.5, एंड PQ आ रहा है मेरे पास -4/7। अब सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -4 के, 7 के, H और 10.5। इसी को हम इक्वेट कराएंगे। 10.5 इज इक्वल्स टू 7 के। 7 मेरे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे आके करेगा डिवाइड। तो के की वाली बन जाएगी 3.5 1 2 3 था, के इज 3/2। अब ऊपर वाले इक्वेट होगा आपस में। एच इज इक्वल टू -4 के। के की वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। 2 2 ज़ा
तो एच इज गोइंग टू बी -6। के हमारी मजबूरी थी, उसको निकाले बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। तो लेकिन रिक्वायरमेंट वॉज टू फाइंड एच, हमने निकाल लिया। पार्ट सी बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही बच्चों वाला है। बोल रहे पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ तक कि पी क्यू भी निकला हुआ है, कुछ बड़ा काम ही नहीं है। पी क्यू मेरे पास -4/7 है। तो -4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, 16 +49, 59 एंड 65। तो मेरे इसका आंसर हो जाएगा √65। और सिंस एग्जामिनर बोल रहा है, एग्जामिनर की बातें सर आंखों पे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बोला इसको विदाउट, इसको आप 2 डेसिमल प्लेस निकाल के दिखाओ। तो √65 हो जाएगा। क्या होगा देखो भाई, √65 मेरे पास बन रहा है 8.1 समथिंग कुछ आ रहा है, चेक करना, मेरे ख्याल से ये बन रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो गाइस, वी आर डन फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।